बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद में आज एक हंगामा खेज दिन रहा। कोर्ट के अंदर तमाम दिन ही हंगामा खेजी रही। इमरान खान साहब को नॉन स्टॉप रिलीफ मिल गया, ये कहना था हुकूमत का। हुकूमत ने मजम्मत भी की, वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ। चीफ जस्टिस साहब के उस रवैये की मजम्मत की गई कि जिसके अंदर वो इमरान खान साहब को अदालत में वेलकम कहते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी तल्ख जबान थी। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, डंडे का जवाब डंडे से देंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे, ये सीधी उंगलियों से नहीं निकला तो टेढ़ी उंगलियों से निकालेंगे। ऐसे वक्त में इस्लामाबाद में धरना देंगे कि जब 14 मई को रिव्यू पिटीशन लगी हुई है इलेक्शन कमीशन की, जिसके अंदर फैसला हो सकता है कि इंतखाबात 14 मई के इंतखाबात जो एक दिन गुजर चुका होगा, जो इतवार को होना थे, वो नहीं हो सकेंगे। जाहिर है कि अब तक इंतजामात नहीं हुए तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान जत्थे के हमरा या मुजाहिरीन के हमरा या हुकूमती पार्टियों के एक गिरोह के हमरा जब मौजूद होंगे, ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद में कोई जमा नहीं हो सकता तो क्या मौलाना फजल रहमान को और पीडीएम की पार्टियों को इजाजत मिलेगी, इसका भी जायजा लेंगे। लेकिन सबसे अहम जो है वो मरियम नवाज साहिबा का वो ट्वीट है कि जिसके अंदर बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की गई। मैं कोशिश करता हूं कि बच बचा के कुछ ना कुछ आपके सामने बयान कर दूं। वो कहती हैं कि चीफ जस्टिस होने का मतलब ये नहीं कि रियासत को उस शख्स की गुलामी में देना है जिसने अपने एक नाजेबा सा लफ्ज है कौमी वकार और मुल्क की दिफा की हर अलामत को जला कर रख दिया है। ऐसे शख्स को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकना, उसे शाही मेहमान बनाकर रखना, यानी कि वो जो पुलिस लाइन के अंदर वो रहे, उसके नखरे उठाना हर पाकिस्तानी के अलावा उन शहीदों और गाजियों की तौहीन है जिसकी निशानी पर हमला किया गया। जाहिर है कि ये कोर कमांडर या जिना हाउस की बात हो रही है। चीफ जस्टिस साहब अब बराह रास्त मुखातिब हो गई हैं मरियम नवाज साहिबा। कहती हैं आप अब अदलिया ही नहीं, आईन और कानून, निज़ाम इंसाफ और मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैं कम अज़ कम इस इल्ज़ाम के साथ मरियम नवाज साहिबा के साथ नहीं हूँ। मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार देने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के आला तरीन जज के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। लेकिन आगे कहती हैं कि मुल्क की तकदीर से खेलने वाले हर एक दहशतगर्द के सहूलतकार बनने के बाद आप अपना वकार खो चुके हैं। आप अपनी कुर्सी को इमरान खान की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आप सियासी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहें। जाहिर है कि हंगामे के अंदर हम देखते हैं कि पामाली भी होती है, मुख्तलिफ इदारों की पामाली पहले भी होती रही, अब मजीद हो रही है। और शायद तारीख में हमने इतना बदतरीन मंजर कभी नहीं देखा था कि तमाम सियासी जमातें किसी न किसी बंद गली के अंदर मौजूद हैं या बंद हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, इस्लामाबाद के मामलात पे गहरी निगाह रखते हैं। साथ साथ शाहिद रिन साहब हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं। आप भी जो है वो तमाम दिन हमारे साथ मौजूद रहे, न्यूज़ के नाज़रीन को अपडेट करते रहे, अभी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर कानूनदान है, नैब के साथ उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। नैब के हवाले से जो है वो जो भी कवानीन है उसमें राजा आमिर अब्बास साहब 12 लेक अथॉरिटी रखते हैं। मैं राना साहब फ़ोन पे चूंकि मौजूद हैं, आप दोनों मेहमानों की इजाज़त से राना साहब से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि राना साहब को जो है वो थोड़ा सा हम अपडेट भी उनसे लेते हैं। राना साहब, क्या हुकूमत फैसला कर चुकी है कि अब झगड़ा करना है, अखाड़े के अंदर उतरना है? मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट जो मैंने कोट किया। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। राना आमिर इलियास राना साहब से हमारा राब्ता जो है वो शायद मुनक़ता हो गया, दोबारा कोशिश कीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, ज़रा दोबारा अगर राब्ता हो जाए। मैं ज़रा शाहिद रिन साहब की तरफ आ जाता हूँ। शाहिद रिन साहब, सारा दिन होता क्या रहा, अगर समराइज आप उसको कर दें, जब तक राना साहब आ जाए तो फिर हम राना साहब से ज़रा पूछ भी लें कि अब झगड़ा होगा नहीं होगा, वरना आप ही से पूछ लेंगे अगर कॉल नहीं मिल सकी, क्योंकि नेटवर्क का भी मामला ऐसा ही है, कॉल मिल रही है, ड्रॉप हो रही है, इंटरनेट भी जो है वो चल रहा है, तो सैटेलाइट लिंक है, तो आपसे बात भी हो रही है। समराइज करेंगे आज सारा दिन होता क्या रहा? देखें, सारा दिन आज जो कुछ हुआ उसके लिए एक तरह से हमें बेंचमार्क तो कल ही सुप्रीम कोर्ट से नजर आ गया था, और सुप्रीम कोर्ट में कल जो कुछ हुआ वो हमने कभी भी अपनी जर्नलिस्टिक या जुडिशियल हिस्ट्री में, मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशियल हिस्ट्री में हुआ हो। आमिर साहब चूंकि जुडिशरी से ताल्लुक है, वकील हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। मैंने अपनी जर्नलिस्टिक हिस्ट्री में जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट की हैं उसमें कभी भी जज को मुलजिम के साथ इस तरीके से मैंने बात करते हुए नहीं देखा, और कल ये हुआ। और फिर उसके बाद इब्तदा में उनकी जो है एक तरह से रिहाई का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उसके साथ हैरानकुन तौर पर रात में पुलिस की तहवील में रहने को कहा गया। जब तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपको टोक लूं, क्योंकि आपने कहा कि मैंने हिस्ट्री में नहीं देखा, मुझे 2-3 वाकयात बिल्कुल इजाजत, बिल्कुल टोकें जरूर। अच्छा, मैं आपको इस तरह से कुछ टोकता हूं कि अभी कुछ दिन पहले जब तमाम सियासी जमातें मौजूद थी, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था
एक ही दिन इंतखाबात का केस था जिसमें सिराजुल हक साहब भी मौजूद थे, उनकी तरफ उनकी कोशिशों को सराहा गया था। बाकी सियासी जमातें जब पहुंची तो चीफ जस्टिस साहब ने इस तरह के रिमार्क्स दिए थे। इसके अलावा अगर आप माजी में जाएं तो साकिब निसार साहब ने भी जो है वो बिलावल भुट्टो साहब के लिए इस तरह के रिमार्क्स दिए थे कि आइए आप जो है वो एक शहीद बेटी के, शहीद माँ के जो है वो बेटे हैं और आपका क्या कसूर, आप तो बहुत छोटे थे। तो इस तरह के रिमार्क्स के ऊपर हमें इतना संजीदा होना चाहिए। अच्छा फवाद, इसमें जिन वाकयात का आपने हवाला दिया तो मैं सिर्फ ये आपके सामने ही सवाल रखूंगा, ये सारे लोग किसी न किसी पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में कोर्ट के सामने अपेयर हुए थे। दीज केस वर नॉट रिलेटेड टू करप्शन। कल जब खान साहब पेश हुए थे, उनकी गिरफ्तारी एक करप्शन के मुकदमे में थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके कारकुनान की जानिब से जो कुछ लाहौर में जिना हाउस के साथ किया गया, जो कुछ पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के साथ किया गया, इस सब के बाद उनकी जो एंटरटेनमेंट के लिए जो कुछ हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में, जजेस गेट से एंट्री, मर्सिडीज गाड़ी में, साबिक वज़राए आज़म, नवाज शरीफ साहब भी साबिक वजीर आज़म थे, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट रह चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर, यूसुफ रजा गिलानी एक्स, ये सारे जब किसी भी मामले में फंसे या मुकदमे में फंसे तो हमने इनको बख्तरबंद गाड़ियों में आते हुए देखा। मैंने इसलिए आपसे कहा कि वो जो एंटरटेनमेंट हमें उनकी नजर आई, उनको जिस तरह से एंटरटेन किया गया वो हमें मुख्तलिफ लगा, तो दैट्स वाई हम उसको बात कर रहे हैं। आज जो कुछ हुआ उसमें एक अंदाजा था, लेकिन इतना जिसे कहते हैं ब्लैंकेट रिलीफ मिलेगा वो अंदाजा नहीं था। और अब तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जिसे कहते हैं फातेह के तौर पे इस्लामाबाद में, अगर अभी तक जब मैं आपके प्रोग्राम में बैठ रहा था उस वक्त तक वो अदालत में मौजूद थे। नहीं, अभी निकले नहीं है, शायद साहब मैं आपको अपडेट भी कर दूं, क्योंकि डीआईजी सिक्योरिटी ने उनको बताया कि श्रीनगर हाईवे के ऊपर शेलिंग हो रही है और आपकी गाड़ियां भी अभी तक नहीं पहुंची। मेरे पास तो अब तक की यही खबर है। जाहिर है कि सूरत-ए-हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है, लेकिन 16 एमपीओ के तहत भी गिरफ्तार नहीं हो सकते, लिहाजा अब चांस कोई नहीं है गिरफ्तारी का। अभी भी कोई आप खतरे में है क्या, कुछ गड़बड़ हो जाएगी? नहीं, आप वो बतौर फातेह कश्मीर हाईवे पे आएंगे और जिस तरह चाहेंगे वो हुकूमत के साथ करेंगे। अब ये उनकी मर्जी पर मुनहसर है कि वो अपने कारकुनों से खिताब करते हैं, नहीं करते, बनीगाला जाते हैं या लाहौर जमान पार्क का रुख करते हैं। ये अब जमान पार्क जा रहे हैं। मैं दोबारा आपसे शायद भाई मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मैंने राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ भी जाना है, नैब के दायरे के मामला आते हैं जहां से काम शुरू हुआ। आमिर इलियास राना साहब से जरा मैं थोड़ी सी गपशप कर लूं। राना साहब, क्या लगता है आपको, हुकूमत बिल्कुल मज़ामत पे उतर आई है, लड़ाई पे उतर आई है, क्या 2-4-5 दिन में यानी कि मंडे के बाद क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए, जो हुकूमत का ख्याल है कि बिल्कुल एक फकीजुल मिसाल इमरान खान साहब के साथ कोर्ट ने ट्रीटमेंट किया है और उनको रास्ता दिया है निकलने का, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी को आगे देखते हुए जिस तरीके से चाहे खुफिया हो या जाहिरी हो, एक ब्लैंकेट कवर दिया है कि हर केस में उनकी जमानत है, नक्शे अमन में भी है और सब चीजों में है, तो जाहिर है कि वो एक फतह और शादियानी तो मौजूद है। और उन्होंने इसका इजहार इस तरह किया कि मैं अपने लोगों से कल खिताब करूंगा और फिर बात करूंगा। यानी जब तक मैं पहुंच नहीं जाता स्कूल से, आपको मैं ये रिलीफ भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरे लोग पीछे हट जाएंगे। और ये खतरनाक सिचुएशन और भी बन गई है जब मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने आ रहे हैं। बिल्कुल, कि उनके ख्याल में कि इमरान खान ने कुव्वत से शो करके अपने आप को रिलीफ दिलवाया है। हर केस में हर तरह से उनको रिलीफ मिलता जा रहा है और ये बात कर रहे हैं, तो इनका ख्याल ये है कि अब इन्हें भी वही कुछ करना होगा। क्योंकि 2014 में भी इमरान खान साहब धरने के साथ और फायरुल कादरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो गंदे कपड़े धुलवा के और इनकी जो ग्रिल थी उसके ऊपर डालते रहे और सुप्रीम कोर्ट चुप करके बैठी रही। बिल्कुल, तो उस वक्त भी कुछ नहीं हो रहा था, जो कुछ होता था होने दिया गया। तो अब ये सारा जो पीडीएम ने देखा 2 महीने से जो चीजें इस तरीके से चल रही हैं कि जो केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनके लिए अदालतें इंतजार भी करती हैं, रास्ता भी देती हैं, टाइम भी देती हैं और जमानतें हर केस में हो रही हैं। और अब वो जब पकड़ भी लिया था तो 2 दिन से ज्यादा वो जुडिशियल रिमांड में भी नहीं रहे और उनको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों के गेट से लाया गया और फिर भिजवाया गया और इस तरीके से मेहमान रखा गया कि आज वो बाहिफाजत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत वहाँ पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अब जब हम बात कर रहे हैं
किसी भी लम्हे वो रवाना हो सकते हैं। और इसीलिए ये सारी बात के नतीजे में जो गमो गुस्सा था पीडीएम के अंदर, मौलाना फजल रहमान की तो पहले दिन से बड़ी ही एक्सट्रीम पोजीशन थी कि ना तो वो इमरान खान से बात करना चाह रहे हैं और ना वो सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे कि जिसके अंदर उनके ख्याल में इमरान खान के लिए सहूलतकारी हो रही है तो वो बात करेंगे। तो आज उन्होंने इत्तेफाक राय से जो पीडीएम का फैसला है वो अनाउंस किया है। उसमें पीपल्स पार्टी की अगर आप गुफ्तगू देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कल बिलावल भुट्टो ने जो बात की, शर्जील मेमन ने आज बात सिंध की, असेंबली में बड़ी सख्त बात हुई है राना साहब, तो वो भी पीछे तो नहीं है। अब उनका फैसला अलग से मैं इसलिए फोटो कर रहा हूँ कि पीडीएम का बहरहाल वो हिस्सा नहीं है कि कैसे वो चलेंगे, कैसे करेंगे, ये बात अब बाद में होगी और देखी जाएगी कि किस तरीके से उसे उन्होंने चलाना है। अब ये सब मुनसर होगा कि बेसिकली हमें खाना जंगी सिविल वार की तरफ बढ़ रहे हैं। राना साहब अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि आपकी ये बात सच ना हो इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे, कौन चाहता है, लेकिन जब मुझे और आपको तज्जिया करना है तो हमें हकायक सामने रखने होंगे। बिल्कुल। जब पीडीएम के काफिले इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और कल इमरान खान साहब भी कुछ अनाउंस कर दें, वो तो बिल्कुल और उसमें है ना पता में, तो फिर क्या होगा? क्या किसे कहते हैं, मसाइल किसे कहते हैं? इन्हीं चीजों को कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, यही है जो मुल्क की तबाही का बाइस बनने जा रहे हैं। क्या है अब हमारे पास? कोई बात हमारी सुनने को तैयार है? IMF बिल्कुल ब्लैकमेलिंग पे उतरा हुआ है। हर तरीके से जो प्रायर कंडीशंस थी वो गवर्नमेंट ने पूरी की, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं रखा उसको एजेंडे में। वो कहते हैं ये भी कर दो, वो भी कर दो। जो पहले नहीं होता था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले, उन्होंने वो चीजें भी गवर्नमेंट से पूरी कराई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहां पे आके वो पॉलिटिकल क्वेश्चन आता है, चाहे वो सीपैक का जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट अब कह रही है कि उधर जा रहे हैं तो उसकी सजा IMF देना चाह रहा है। मैं राना साहब जरा आज राजा आमिर अब्बास साहब से भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं, मुझे मौका दीजिएगा। राजा साहब बड़ी तवील गुफ्तगू आपने सुनी, शायद दिन साहब की भी, राना साहब की भी। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप भी जो है वो अगर अपना रद्द-ए-अमल दे सकें। अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर कितना मजबूत केस था? खान साहब की गिरफ्तारी बनती थी, नहीं बनती थी? खान साहब को गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से इसको गैर कानूनी करार दिया गया? सारी सूरत आपके सामने है। नैब कानून को ज़हन में रखते हुए नैब के पुराने इख्तियारात और नए इख्तियारात जो अब अमेंड हो गया, जिसको खान साहब ने चैलेंज किया, जिसका उनको फायदा भी हुआ है, उस तमाम को ज़हन में रखते हुए आपके फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल तासुरात क्या बनेंगे? फौरी तौर पे मेरा रद्द-ए-अमल, ये एको जरा खत्म करा दीजिए। एको को जरा देख लीजिएगा राना साहब, हम कोशिश कर रहे हैं राजा साहब हम कि एको खत्म हो जाए, जरा तवक्कुफ कीजिएगा। जरा फाद साहब अगर आप खत्म कर चुके तो मैं जरा राजा साहब से कंटिन्यू कर लूं। जी राजा साहब, मुझे बताया गया कि ठीक हो गई है। जी अच्छा, फौरी मेरा रद्द-ए-अमल तो अभी जो शाहिद साहब ने और राना साहब ने बात की है, पहले मैं उस पर दे लूं। जी। कि शाहिद साहब ने कहा कि जी इससे पहले किसी मुल्जिम को अदालत ने इस अंदाज में नहीं बुलाया, तो मैं ख्याल शाहिद साहब चूंकि कोर्ट में आते नहीं हैं, इन्हें पता नहीं है कि एक मुल्जिम इससे पहले जब ये हुकूमत चेंज हुई थी, ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ था, तो मियां शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था और बहुत इज्जत से, एहतराम से बिलावल साहब को भी बुलाया गया था। उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब जो उनसे थे, उन पे चार्ज फ्रेम होना था। TT केस में अरबों रुपए के उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे। मियां शहबाज शरीफ साहब 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के एक कॉन्विक्ट को इस मुल्क से फरार करा चुके थे। और इसी तरीके से ओमनी ग्रुप के केसेस आपके इल्म में होंगे, बिलावल भुट्टो साहब के, और बड़ी इज्जत और एहतराम से इन्हीं चीफ जस्टिस साहब से मैं मौजूद था। मियां शहबाज शरीफ मेरे साथ वाली सीट पे बैठे थे और ये तमाम बातें हुई थी। तो ये अगर उन्होंने इस अंदाज में किसी को बुलाया है कि जी खुशामदीद, तो ये चीफ जस्टिस साहब या एक तरीकेकार है। और जब भी कोई सियासी कायदीन आते हैं तो वो इस अंदाज में बात करते हैं। तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये नहीं कि किसी मुल्जिम के साथ, अभी 3 दिन पहले ख्वाजा साद रफीक साहब आए थे जब ये बुलाया गया था सियासतदानों को, और ये वही ख्वाजा साद रफीक हैं जो कि इसी सुप्रीम कोर्ट को कह रहे थे कि वो लोहे के चने नहीं हैं। तो शायद साहब याद कीजिए, और उस शख्स को भी उन्होंने बहुत इज्जत से, एहतराम से बुलाया था और उनको कहा था कि हमें बड़ी खुशी हुई है। बहरहाल अब जो पीडीएम की तरफ से जो ऐलान किया गया है, तो पीडीएम को शायद ये भूल रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत जो आज बैठी हुई है
वो इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में है कि जब इमरान खान साहब ने असम्बलीज डिसॉल्व की तो उसे गैर आईनी करार दिया और पीडीएम की हुकूमत को मौका मिला और वो हुकूमत में आए। और इसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत ही अच्छे अल्फाज में अगर आप अपने आर्काइव्स में जाएं तो आपको नजर आएगा, बहुत सा मवाद मिल जाएगा। बिल्कुल। तो इशू फिर कहां से शुरू हो गया कि इनको अचानक से सुप्रीम कोर्ट में इतना बुरा लगना शुरू हो गया। वो ऐसे हुआ कि जब पहला कानून इन्होंने लाया ईसीएल को खत्म करने का, तो जिसमें बहुत से लोग थे हुकूमत के, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है, ये कैसी कानून साजी हो रही है। फिर नैब का कानून आ गया तमाम अपने केसेस खत्म करने के लिए, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हम जोन से हैं, हम इसको चेक करेंगे कि ये कानून पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं, कहीं पार्लियामेंटेरियंस अपने केसेस को खत्म करने के लिए नैब के कवानीन में ये तरमीम तो नहीं कर रहे। फिर एक और बात होगी ओवरसीज जो वोटर्स की थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया। फिर जो लास्टली अभी जो हुआ तो पीडीएम की तरफ से खासकर मरियम बीबी की जो स्टेटमेंट थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, इलेक्शंस तब होंगे कि जब इमरान खान साहब भी सलाखों के पीछे होंगे, नैब के केसेस होंगे और नाअहल हो जाएंगे। तो जब वो उन्होंने करना चाहा तो उन्होंने गलती ये कर दी कि आप भले से अरेस्ट करें, उनके घर से अरेस्ट कर लें, वो लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, वहां से अरेस्ट कर लें, लेकिन आप एक हाई कोर्ट में जाते हैं, 80, 90, 200 बंदा आप रेंजर्स का लेके जाते हैं, रैंसक करते हैं, शीशे तोड़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा, उन्होंने उनके केस के बारे में कोई बात नहीं की कि नैब का केस आपका दुरुस्त है या नहीं। अच्छा राजा साहब जरा ये भी फरमाइएगा कि कभी दौरान रिमांड किसी मुल्जिम को इस तरह से रिहाई मिली है, नैब के कोई मिसाल मिलती हो, या वैसे आप कोई मिसाल दे सकें? जी, एक बात तो सुन लीजिए, ये जो कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था, इसमें इमरान खान साहब की जो पिटीशन थी, मैं ही उसमें वकील था। ठीक है, तो मुझे इस केस की सारी डिटेल्स, नैब की सारी डिटेल्स और ये A to Z पता है। मैं उसमें चूंकि अब वो मेरा अपना केस था तो मैं वही कॉन्टेंशंस बात करूंगा। आपने कहा जी दौरान रिमांड मिलता है कि जब आप अरेस्ट होते हैं और आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है या अदालत के सामने कि जी इन्होंने इनको अरेस्ट किया है, और अरेस्ट के बाद रिमांड की दरखास्त की जाती है। लेकिन जब अदालत उस अरेस्ट को गैर कानूनी करार दे तो जितना भी सुपर स्ट्रक्चर किसी चीज के ऊपर होता है वो तमाम का तमाम, ये बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का कि अगर बेस गलत होगी तो वो सुपर स्ट्रक्चर गिर जाएगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये एक अनहोनी बात हुई पाकिस्तान में कि एक शख्स जो मैंने पहली दफा जिंदगी में देखी, जो कॉन्विक्ट है, उसको बेल दे के और बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी जाती है और 3-4 साल लग जाते हैं, वो वापस नहीं आते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आप बात कर रहे हैं। राजा साहब, वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया, मैं जरा शाहिद रिंद साहब से भी जरा समअप इसको करवा लूं। शाहिद साहब, राजा साहब कहते हैं कि आपकी यादाश्त कहाँ चली गई, आप कोर्ट नहीं जाते इसलिए आपने देखा नहीं है कोर्ट में जो कुछ होता रहा। तो ये तो अनोखी बात नहीं थी कि जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला, या अगर कोई 2 जुमले उनके लिए कह दिए तो काबीना से लेके हम और आप तज्जियाकार, यानी कि जो कलम के मुजाहिद या मुंह के शह सवार जो हैं, उन्होंने सबने हमने एतराज शुरू कर दिया। अच्छा, राजा आमिर अब्बास साहब ने जो पॉइंट बिल्ड किया, जो केसेस के मुतालिक बताया कि इस हुकूमत ने क्या क्या गलत काम किए और अदालत ने उसमें इंटरवीन किया, चाहे वो ओवरसीज का मामला हो या कुछ हो, मैं हुकूमत के ना दिफा में हूं ना मेरा ये काम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत भी हमारे सामने एक बयानिया रखती है, जैसे एज अ जर्नलिस्ट हमें ऑब्जर्व करना होता है। जितने भी मुकदमात बने, चाहे आईनी मामलात पे बने, चाहे पार्लियामान ने जो भी गलत कानून पास किए बकौल राजा साहब के, उन पर बने, उसमें एक मखसूस बेंच, उसके अलावा कोई जज इस काबिल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों में काजी फाइज, मखसूस बेंच तो खत्म हो गया ना रिंद साहब, आप मखसूस बेंच की तरफ जा रहे हैं। फवाद भाई जब राजा साहब पिछले हवाले देंगे तो मैं पिछले हवालों पे रेफरेंस उनको याद दिलाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जी ये चीजें देखिए, मेरी नजर में जो बात सीधी सी है, इस वक्त जो लड़ाई शराय दस्तूर पर जारी है, मैंने 1 मिनट में खत्म करना है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। आबिद जुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं ब्रेक के बाद।
सम अप इसमें करूंगा। मेरा ख्याल है इस वक्त तमाम, चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे अदालत हो, तमाम जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन से जब आगे जाके खेल रहे हैं तो उसके नतीजे में सूरत हाल सब क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, स्टंप होने का खतरा भी है, छक्का लगने का खदशा भी है, कुछ भी हो सकता है। शाहिद साहब, मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा, राजा साहब आप सम अप कीजिएगा 30-40 सेकंड के अंदर। देखिए, बिल्कुल शाहिद साहब सही कह रहे हैं, क्रीज के अंदर रह के अपनी अपनी यूरिस्डिक्शन में रह के खेलना चाहिए। सियासतदान हैं, सियासतदानों को अपने जो मसाइल हैं पार्लियामेंट में बैठ के हल करने चाहिए। अदालतों का सियासी जो केसेस हैं उनको अदालतों में नहीं लाना चाहिए। आई एग्री विद शाहिद साहब। और हुकूमत अगर अवामी मैंडेट से आती है तो उस हुकूमत को 5 साल पूरे करने दीजिए। ये पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता इस मुल्क में कौन सी ऐसी बीमारी है। कोई शाहिद साहब मुझे बताते हैं कोई एक आध वजीर आजम हो कि जिसने पूरा टेनोर गुजारा हो। तो अपने अपने वो बिल्कुल ये वो चीजें हैं कि जिसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए और इनको डिस्कस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद थे, शाहिद रिंद साहब मौजूद थे, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उसी सुप्रीम कोर्ट के कि जिसके बार पीर के दिन यानी कि 15 मई को धरना होना है, और उसी सुप्रीम कोर्ट में कि जिसके जज के खिलाफ मरियम नवाज साहबा ने इंतहाई सख्त ट्वीट किया, जज नहीं बल्कि चीफ जस्टिस के खिलाफ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आबिद जुबैरी साहब की तरफ चले। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मेरे साथ मौजूद है आबिद जुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। जुबैरी साहब, एक ट्वीट आपको मैं उसकी कुछ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देता हूं, मरियम नवाज शरीफ साहबा का है, बाकी ट्वीट तो तवील है और जाहिर है कि सारी चीज़ों के ऊपर बात भी नहीं हो सकती। ऑपरेटिव पार्ट यह है कि उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब आप अदलिया ही नहीं आईन और कानून और निज़ाम इंसाफ के लिए खतरा बन चुके हैं। आप निज़ाम इंसाफ के लिए खतरा बन चुके हैं। मुल्की तकदीर से खेलने वाले दहशतगर्द के सहूलतकार हैं, इमरान खान साहब की तरफ उनका इशारा है, और उन्होंने कहा कि सियासी रद्द-ए-अमल की तरफ तैयार हैं। और मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू भी आप सुन चुके होंगे कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। आप सर सदर हैं उस सुप्रीम कोर्ट के जिसके बाहर मंडे को सुप्रीम कोर्ट बार के जिसके बाहर मंडे को एहतजाज भी होना है, और जिसके चीफ के लिए मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया है। रद्द-ए-अमल आपका क्या बनता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस की बात है, इतने सीनियर लीडर और ख़ासतौर पे मौलाना साहब ने ये बात अगर की है तो बड़ा अफसोस है। देखिए, आप कोर्ट पे तो कई दिनों से हमला हो रहा है। जब इन्होंने उनके हक में फैसला किया कासिम सूरी केस में, तो यही चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल आइन और कानून के हिसाब से काम कर रहे थे। अब उन्होंने उनके खिलाफ फैसले, उनके जो फैसले उनकी मर्जी के खिलाफ आ गए, तो अब वो कह रहे हैं वो दहशतगर्दी के सहूलतकार बन गए या विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड इस तरह की बातें। देखें, ये लोग अब आप देखें आइन और कानून की तो धज्जियां खुद उड़ चुकी हैं। पार्लियामान ने वहाँ तकरीरें की, इन्होंने अपनी जलसों में और पार्लियामान के अंदर जजों की तौहीन की गई, उनके ऊपर हमले किए गए, आइन के एक सुतून पे हमले किए गए, और लेकिन कोर्ट ने बड़े तहम्मुल से काम लिया। लेकिन कोर्ट का काम होता है आइन की तशरीह करना। आपको चाहे ऑर्डर पसंद आए नहीं आए, आप और मैं सब उसके पाबंद हैं, उस पर अमल करने के। अगर आप नहीं करेंगे तो आप आइन शिकनी करेंगे, आप कंटेम्प्ट करेंगे, तौहीन अदालत में आप जिम्मे में आएंगे, आर्टिकल 204 आप पे लगेगा अगर आपने 190 की वायलेशन की। तो ये सब कोर्ट के पास पावर देगा। आपने देखा उन्होंने बड़े तहम्मुल से काम किया। केसों के फैसले होते हैं वो आपके खिलाफ हुए तो आपको पसंद नहीं आ रहा। मेन इशू था इलेक्शन कराना। आप चलें उनके फैसले नहीं मानते, आपने कहा कि जी हम तीन जजों के फैसले नहीं मानते। मुख्तलिफ तकारीर की गई, इन्होंने भी तकरीरें की और सब ने तकरीरें की और हमले किए गए कोर्ट पे। लेकिन आइन तो आप आइन के तो पाबंद है, आपने हल्फ उठाया आइन को। आइन तो कहता है 90 दिन में आपको इलेक्शन कराने हैं, प्रोविंशियल असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाए। आपने वो भी नहीं कराए, तो आप वो भी नहीं कराना चाहते, तो आइन शिकनी आप खुद कर रहे हैं। आप छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आप नहीं मानते, जो आप पाबंद है मानने के, लेकिन आइन को तो आप मानने के पाबंद है, या उसकी भी आप नहीं मानेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन कराने। तो ये सब चीजें जो है ना, ये आपको देखनी है। आइन देखिए, अगर आप अब देखिए आर्टिकल 144 लगा हुआ है इस्लामाबाद में, पंजाब में लगा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में, और आर्टिकल 245 के दिन फौज को तलब कर लिया गया है इन एड ऑफ सिविल पावर। अब ये फौज का काम है कि अगर इस तरह से अब ये धरना देंगे सुप्रीम कोर्ट से, और आप तो कह रहे थे वो नहीं मानेंगे, मुझे किसी और चैनल में कहा मैं डंडे लाठी और ईंटों के साथ। जी बिल्कुल उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे या हमारे खिलाफ कुछ करेंगे तो हम डंडे का जवाब डंडे से देंगे। बड़े सख्त गुफ्तगू है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बड़ी मतलब उसके अंदर बहुत से मुहावरे इस्तेमाल हो सकते हैं उनकी गुफ्तगू को समअप करने के लिए। और
बुकला अगर हमलावर होंगे तो बुकला एक सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के साथ खड़े होंगे। यही हमारा हमने भी आइन किया, हम भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो आप पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है, लेकिन इस तरह से वो भी एक मौलाना से जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, उनको तो चाहिए था सबको बिठा के मामले अफहाम तफहीम से तय करते और इस जो हालात मुल्क में चल रहे हैं उसमें अपना एक रोल करते कि जी इस तरह से कन्फ्रंटेशन नहीं हो। लेकिन देखिए हम तो कानून के हिसाब से, हम तो कानून हाथ में लेने वाले नहीं है। अगर ये पार्लियामान के मेंबर हो गए अपने हाथ डंडे ईंट और उनके साथ आएंगे तो ये फौज का काम है और ये पुलिस का काम है कि उनको रोके। क्योंकि देखिए इस आर्टिकल 245 लोग, कल हमने खुद देखा हमारी पाक फौज ने एक फ्लैग मार्च किया कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, तो ये अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो डिफेंड करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। ये उनके अंदर ये पाबंद है पाक अफवाज और पुलिस जो अब आर्टिकल क्योंकि 245 भी लगा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा एहतजाज पुरअमन करेंगे, मौलाना ने ये नहीं कहा कि हम कोई वायलेशन करेंगे कानून की, हम एहतजाज पुरअमन करेंगे, लेकिन अगर कोई रद्द-ए-अमल आया, बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। वफाकी साहब रोड का रद्द अमल क्या होता है? कोर्ट ने कोई उनकी जबान में तो बात करनी नहीं, उन्होंने तो कोर्ट के फैसले करने। अगर आप कोर्ट की नहीं बात मानेंगे, इलेक्शन आप नहीं कराएंगे तो फिर कंटेम्प्ट लगेगी और आइन शिकनी भी होगी और कोर्ट का काम है कि उसको इन्फोर्स करे। कोर्ट ये करेगी, आप कोर्ट को रोकेंगे तो आप आइन शिकनी और करेंगे, आप उसके मुर्तकब होंगे और उसके अपने कॉन्सिक्वेंस। 14 मई को इलेक्शन तो नहीं हो रहे जुबैरी साहब, अब आपको क्या लगता है कोर्ट किस तरफ जाएगी? कोर्ट का काम है कि अगर नहीं होते इलेक्शन, रिव्यू उन्होंने फाइल किया हुआ इलेक्शन कमीशन, रिव्यू में कोई स्टे नहीं है तो वो उसके हिसाब से काम करेंगे। गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की पहली इलीगल हो चुकी है, पंजाब के अंदर भी केयर टेकर सेटअप इलीगल हो जाएगा। फिर ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि उनके ऑर्डर की वायलेशन हुई तो किस किस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन अल्लाह करे ये उस वहां तक बात ना पहुंचे, अफवाम और तफहीम से कोई बात रास्ता निकालें। इस मुल्क क्या मुतहम्मिल हो सकता है? ये नहीं। आप कोर्ट रिलीफ देती है, अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिलीफ दी, अब उनके जजों के खिलाफ भी कल अटैक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जुबैरी साहब अभी भी बात वही है कि 14 को इलेक्शन तो नहीं हो रहे, 12 मई तो आज हो गई, 2 दिन रह गए, इसका मतलब बस ठीक है, फिर कोर्ट अपना काम करेगी। देखते हैं 15 को क्या प्रोसीडिंग्स होती है। देखिए हो सकता है मौलाना साहब धरना जो दे रहे हैं या और लोग जो धरना दे रहे हैं वो उसी प्रोसीडिंग पे असरअंदाज होने, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का शायद रिव्यू लग गया है उस दिन 15 को, लेकिन कोर्ट ने अपना ऑर्डर करना है जी इंशाल्लाह। अच्छा जुबैरी साहब, वफाकी काबीना ने रद्द-ए-अमल दिया है कि जी इमरान खान साहब को ये कैसे कह दिया कि आप आए, बड़ी खुशी हुई। पाकिस्तान में इसके हवाले से सोशल मीडिया बेशक बंद है, लेकिन जो रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पे वीपीएन के थ्रू आ रहा है वो यही है कि लोग कह रहे हैं कि जी कोर्ट ने किस तरीके से फैन क्लब की हैसियत से जो है वो कमेंट्स किए, तो कुछ आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है? आपको मैं थोड़ी याद दहानी कराऊं, अगर आपको याद हो, आप लोग सब मौजूद थे जब कासिम सूरी का केस चल रहा था, आपको याद होगा, उसमें जनाब चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और लीडरान जब आए तो कोर्ट ने कहा बड़ी खुशी हुई, फैसला हुआ उनके खिलाफ या किसी और लीडर के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा जुबैरी साहब ये फरमाइएगा, बल्कि समझाइएगा कि इमरजेंसी जो है आइन के अंदर, कानून के अंदर इसकी गुंजाइश कहां पर है, किन हालात में लगती है, और अगर इमरजेंसी लग जाए तो फिर कोर्ट में चैलेंज करने का तरीकेकार क्या होता है, किस किस के हकूक मुअत्तल होते हैं, कुछ थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि अभी इत्तला यह है कि वफाकी काबीना ने एक फैसला किया कि इमरजेंसी ज़ेर गौर नहीं है। देखिए अब ज़ेर गौर हो या ना हो, इमरजेंसी लगाना आसान काम नहीं होता, वो अदालतों में चैलेंज होती है, उसमें अदालतों के कई फैसले हैं हमारे मुल्क में जब इमरजेंसी पिछले अदवार में लगी है। देखिए इमरजेंसी कानून आइन के आर्टिकल 232 में लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगती है आर्टिकल 235 में, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग सकती है, लेकिन उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। पहली बात है कि सदर को इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए कि हालात मुल्क ऐसे हो जाए कि प्रोविंस के अंदर के उसकी हुकूमत इन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकती, तो प्रोविंशियल असेंबली या प्रोविंशियल जो असेंबली होती है रेजोल्यूशन पास करती है, सदर से कहती है कि जी प्लीज इफ द प्रेसिडेंट सेटिस्फाई कि जी आप ये इमरजेंसी लगाएं। एक ये केस, एक वो दूसरा सिनेरियो होता है कि सदर खुद भी लगा सकता है कि इस नतीजे पे पहुंचे कि जी इमरजेंसी लगाना जरूरी है, और उसके जब ये लगती है तो जो पावर होती है प्रोविंशियल असेंबली की लॉ बनाने की, वो सब वो फेडरेशन के पास चली जाती है, और एक कुछ केसों में फेडरेशन गवर्नर को भी कह सकती है कि आप हुकूमत चलाएं वहां की। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर वो दोनों हाउसेज में जाता है, वहां से अप्रूव होती है, फिर वो कितने अरसे तक 6 महीने तक रह सकता है, अगर पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है नहीं, वो 4 महीने तक इमरजेंसी रहेगी फिर खत्म हो जाएगी। ये आर्टिकल 232 उसमें लेता है, उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं। इमरजेंसी लगाना इतना आसान काम नहीं होता है। बेसिक थिंग इज कि प्रोविंशियल असेंबली से रेजोल्यूशन आनी चाहिए। यहाँ तो अभी केयर टेकर सेटअप है दोनों जगह पे, तो वहां मुझे केयर टेकर सेटअप का वैसे ही कल के बाद तो 14 के बाद तो पंजाब का इलीगल हो जाएगा, और वहां खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही इलीगल है, तो वो किस उसमें
रिक्वेस्ट कर सकते हैं सदर पाकिस्तान से कि वो इमरजेंसी लगाएं। तो ये बात करना, इमरजेंसी लगाना इतना आसान काम नहीं है जी। कौमी असम्बली की करारदाद या इस तरह से कुछ हो सकता है, वफाक की सतह पे कुछ हो सकता है? वफाक की सतह से हो सकता है जब प्रोविंशियल असेंबली की तरफ से आए। इस तरह से होता है कि प्रोविंशियल वो आके फिर सारी पावर वफाक के पास चली जाती है, नेशनल असेंबली के पास चली जाती है, बोथ हाउसेज उसको अप्रूव करना होता है, उसकी पीरियड होता है, उसमें दिखाई देता है कि किस तरह से उनको करना होता है। वो सारा मुरतब हुआ है आइन के आर्टिकल 232 में। अच्छा, एक बिल्कुल आखिरी चीज के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। जिना हाउस इस्लाम लाहौर के अंदर जो कोर कमांडर हाउस था, उस पर अटैक के बाद बहुत सी बातें ये भी हो रही हैं कि आर्मी एक्ट के तहत यहाँ पे मुकदमा चलेगा, क्योंकि ये आर्मी की तंसीबात के अंदर ही आता है। थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा क्या है, क्योंकि मैं प्रोग्राम में आपसे भी याद चाहूंगा। जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्मी एक्ट अगर कोई इस तरह का होता है, आर्मी एक्ट में आम आदमी के खिलाफ भी हमारा लॉ प्रोवाइड करता है, और आर्मी एक्ट आपको पता है अमेंड भी हो गया था 2-3 साल पहले। तो उसके अंदर आप अगर इस तरह की आर्मी की तंसीबात पे आपने हमला किया, जो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में ऐसी कभी कोई चीज देखूंगा कि हमारी पाक फौज पे इस तरह से कोई हमला करेगा और कोर कमांडर साहब वहां मौजूद होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि ये वो किस तरह से वो लोग अंदर आ गए बलवाई, और उन्होंने इस तरह से हमारी एक पाक फौज की कोर कमांडर जिससे हमारी अपनी जग हसाई हुई है, जो दुश्मन नहीं कर सका। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी मजम्मत करूं कि इस तरह से जो बातें मैंने कुछ चीजें देखी। मैं बहुत बच्चा था जब ईस्ट पाकिस्तान का हुआ, वहां मैंने नहीं देखा पाक फौज के साथ क्या हुआ था, लेकिन कुर्बानियों का जरूर सुना। लेकिन अब जो ये चीजें थी, हमारी फौज की इतनी इज्जत है, और इसके बाद इस तरह से हमले किए जाए, उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए जाए, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोस की बात है। हिंदुस्तान नहीं कर सका जो ये मैंने चीज़ें देखी। सर बहुत शुक्रिया। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत तफसील से कानून की भी बात हुई, बहुत तफसील से सियासी सूरत हाल की भी बात हुई। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम एक ऐसी बंदगली के अंदर जा रहे हैं कि जहाँ पर महसूस होता है कि शायद मुज़ाकरात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसी बंदगली के अंदर जा रहे हैं कि जहाँ पर सियासी जमातें एक दूसरे से मतभेड़ के लिए तैयार हैं, और न सिर्फ तैयार हैं बल्कि इसके दरमियान इदारों को भी कुचलने की कोशिश हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले दिन इस सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, बजाय इसके कि मजीद परेशानी आए। अब देखना यह भी होगा कि 14 मई के इंतखाबात जो आज के दिन तक, इस वक्त तक 1 दिन या 24 घंटे गुजरने के बाद होते कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उसके बाद कोर्ट्स का क्या रद्द-ए-अमल होगा। ऐसे वक्त में कि जब बाहर धरना जारी होगा तो अंदर कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन सुन रहे होंगे। क्या फैसला हो पाएगा, जाहिर है कि ये मंडे को ही पता लग सकेगा, पीर को ही पता लग सकेगा। लेकिन सूरत हाल जो कुछ भी है, जो कुछ हो चुका या जो कुछ आगे नजर आ रहा है, वो कोई इतना अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुल्क के साथ खैर का मामला फरमाए, आवाम के साथ खैर का मामला फरमाए। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।